हेलो दोस्तों, पैरामाउंट कंपटीशन क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीके जीएस शिक्षक मृत्युंजय। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेंगे और उसके बाद हम फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और अंत में हम जीके जीएस के अदर सेक्शंस के क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे वही एक फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके फायदे के लिए, आपकी कंपटीशन की जरूरत के लिहाज से ज्यादा उपयोगी वीडियोस हम बना सकें। दोस्तों, अब चलिए हम आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का पहला जो सवाल है वो ये है कि भारत में जो पहली विधानसभा, कोई भी ऐसी किसी राज्य की पहली विधानसभा जिसने लोकायुक्त बिल पास किया, ऐसा करने वाला पहला विधानसभा कौन है? तो महाराष्ट्र विधानसभा। दिसंबर 2022 में, यानी अभी से तकरीबन 6 महीने पहले महाराष्ट्र की विधानसभा ने लोकायुक्त बिल पास किया है और ऐसी घटना पहली बार देश में हुई है। देखिए, लोकायुक्त है क्या? लोकायुक्त का जो पद है, उसका जो दफ्तर है, वह प्रेरित है या लिया गया है कहां से? स्वीडन नामक देश से। दोस्तों, दुनिया के जिन देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार पाया जाता है या भ्रष्टाचार नहीं के बराबर माना जाता है, वे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। यानी नॉर्थ पोल से थोड़ा नीचे जो स्कैंडिनेवियाई इलाका है, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे जो देश हैं, उन देशों में आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का जो रैंकिंग है, उस मामले में वो देश लगभग भ्रष्टाचार मुक्त हैं। तो ये जो लोकायुक्त का पद भी है वहीं से लिया गया है, स्वीडन देश से लिया गया है। अच्छा, इस पद पर नियुक्त जो व्यक्ति होता है लोकायुक्त के पद पर, और उसका दफ्तर, उसके सहयोग के लिए और भी कुछ लोग होते हैं, जैसे यहां पर प्रोविजन है 4 लोगों का, 4 सहयोगियों का। तो लोकायुक्त और उसका दफ्तर मुख्यमंत्री से लेकर के, क्योंकि ये राज्य का मामला होता है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य में होती है, तो लोकायुक्त मुख्यमंत्री से लेकर और राज्य के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो या कदाचार की शिकायत हो, जैसे अगर उसने रेड टेपिज्म को बढ़ावा दिया है, यानी काम में जानबूझ करके देरी की हो, या भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है, यानी अपने पारिवारिक या करीबी लोगों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की है अपने पद का दुरुपयोग करके, तो ऐसे मामलों की शिकायत की वो जांच करेगा और अगर वो जांच में सही पाएगा तो वैसे व्यक्ति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो लोकायुक्त बहुत ही पावरफुल ऑफिस है और आप जानते होंगे कि सन 2013 में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन सभी लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से जो मूवमेंट शुरू किया था, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा था लोकायुक्त के पद की नियुक्ति। हालांकि उन लोगों ने इसको कितना आगे बढ़ाया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा देश की पहली विधानसभा, जहां पर कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की सरकार ने इस बिल को विधानसभा से पारित करा लिया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। लोकायुक्त पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति या तो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का सिटिंग या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, जिसकी नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर होनी है। अब चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के पड़ोस में दक्षिण के इलाके में एक देश है, उसका नाम है मालदीव। बड़ा ही खूबसूरत सा देश है और वह अपने समुद्री तटों के लिए टूरिस्ट का बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन रहा है, आकर्षण रहा है। बहुत भारी तादाद में टूरिस्ट वहां जाते हैं क्योंकि वहां के जो सी बीचेस हैं और जो वहां के नज़ारे हैं बड़े ही खूबसूरत हैं। वहीं के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन। उन्हें 11 वर्ष जेल की सजा दी गई है और $50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब्दुल्ला यामीन, तो इस नाम को मत भूलिएगा, ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल्ला यामीन। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और निजी कंपनियों से रिश्वत लेने के भी आरोप लगे थे और अदालती कार्रवाई के बाद ये आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति को 11 वर्ष की जेल की सजा दी गई है और साथ ही साथ $50 लाख जुर्माना भी उनके ऊपर तय किया गया है।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब सतर्क हो जाना, तो विजिलेंट से बना है विजिलेंस यानी सतर्कता, कमीशन माने आयोग। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली हुई हैं और जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी गतिविधियों पर यह नजर रखती है और उनके अंदर अगर किसी तरह का, उनके कामकाज में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश दिखाई देती है तो उनके ऊपर सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कर्मचारी सीधे छापा मारते हैं। हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, शुरू में सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, यानी इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। सरकार ने इसका गठन कर दिया था और सरकार के अंतर्गत यह काम करती थी, लेकिन अब सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है, यानी इसे कानूनी संस्था का दर्जा प्राप्त है और साथ ही साथ इसे स्वायत्तता भी प्राप्त है, यानी यह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के दखल के बगैर काम करता है। यानी उसके उनको जो सीवीसी के अध्यक्ष हैं उनको प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कोई निर्णय करके उनको हटा नहीं सकते, बल्कि उनको हटाने की एक अलग प्रक्रिया है और उनके कामकाज में भी एग्जीक्यूटिव का यानी कार्यपालिका का दखल नहीं के बराबर है। तो याद रखिएगा कि सीवीसी एक सेंट्रल आयोग है, सेंट्रल एजेंसी है और इसका काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर निगरानी रखना। अगर गलत करते पाए जाए उनके ऊपर छापामारी की जाती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है और हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये याद रखिएगा। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस हासिल है, यानी उसे संवैधानिक या कानूनी दर्जा प्राप्त है। तो ये दर्जा उसे दिया गया है, ये काफी पहले से, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में संसद ने कानून बना करके इसे एक कानूनी संस्था का दर्जा प्रदान किया है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रमुख रक्षा सहयोगी देश कौन कौन से हैं, यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भारत को सबसे ज्यादा मजबूती जिन मित्र देशों से मिलती है वैसे देश कौन कौन से हैं, तो इनमें याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजिकली भारत का जो विश्व मंच पर समर्थन करने वाले मुल्क हैं उनमें एक प्रमुख देश है इजराइल, एक देश है रशिया। हालांकि अमेरिका से भी हमें हथियार प्राप्त होते हैं, हम वहां से भी हथियार वगैरह खरीदते हैं, लेकिन भारत का जो सबसे विश्वस्त रक्षा सहयोगी माना जाता है उनमें अभी पिछले 2-2.5 दशकों में जो देश उभर कर सामने आया है वह है इजराइल, क्योंकि दोनों ही देश जिहादी आतंकवाद से बहुत ही ज्यादा पीड़ित रहे हैं। तो जाहिर है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाता है। तो इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं ये जान लीजिएगा। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, हालांकि उसको लिखते हैं के से, KNESSET, नेसेट, लेकिन पढ़ते हैं नेसेट, के साइलेंट होता है। तो इजरायली पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू जो दिसंबर 2006 में, माफ करिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू जो दिसंबर 2022 में छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने और अभी तक वो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी 6 बार में जितने वर्ष उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे बिताया है वो उतनी अवधि तक इजराइल का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहा है। और ये लिकुड पार्टी के हैं, इजराइल का एक कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको कि लिकुड पार्टी कहा जाता है। तो ये लिकुड पार्टी के हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ये वहां के छठी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों, 26 दिसंबर 2022 से एक खास देशव्यापी पर्व या कार्यक्रम मनाने की शुरुआत हुई है। तो इस दिन को मत भूलिएगा, ये भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मर्माहत करने वाला और बहुत ही भावुक दिन भी है, क्योंकि इसी दिन 10वें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों
बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह ने शहादत दी थी। तो ये 26 दिसंबर के दिन ही इन दोनों शहजादों की शहादत हुई थी। तो इसी वजह से 26 दिसंबर का दिन सिखों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का संबंध सिर्फ किसी एक धर्म या मजहब से नहीं रहा, बल्कि उनका आदर भारत के हर वर्ग के लोग करते हैं। तो इसीलिए उनके बच्चों ने जो अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी थी, 26 दिसंबर को, उस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर 2022 से वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। और इसकी शुरुआत हुई 26 दिसंबर 2022 से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक कार्यक्रम के साथ। तो 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसी कार्यक्रम में प्रथम वीर बाल दिवस का आयोजन भी किया गया। और यह किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो इसी दिन 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दो शहजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत हुई थी, जो बहुत कम उम्र के थे। लेकिन उन्होंने ना तो मजहब बदलना स्वीकार किया और ना ही अपने पिता का मार्ग छोड़ना स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने शहादत देना स्वीकार किया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व फुटबॉल में जिसे पहला लीजेंड का दर्जा प्राप्त हुआ, हालांकि बहुत सारे दुनिया में फुटबॉलर हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व स्पोर्ट्स को बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन जो व्यक्ति एक लेजेंड का दर्जा प्राप्त किया और वो भी पहली बार, वो कौन था? ब्राजील का खिलाड़ी पेले। हालांकि बाद में पेले वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे। तो ये दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर थे जिन्होंने विश्व फुटबॉल में 1000 गोल दागे। विश्व फुटबॉल में 1000 गोल दागने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पेले, ब्राजील के फुटबॉलर। और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के दम पर ब्राजील ने विश्व कप पे काफी लंबे समय तक कई बार कब्जा भी किया। दोस्तों, पेले को एडिसन नेसिमेंटो के नाम से भी जाना जाता है। पेले को एडिसन नेसिमेंटो के नाम से भी जाना जाता है। और 29 दिसंबर 2022 को पेले का निधन हो गया। तो पेले के निधन के बाद माना जाता है कि फुटबॉल की दुनिया में एक युग का अंत हुआ। पेले का निधन विश्व फुटबॉल की दुनिया में एक युग के अंत के तौर पे देखा जाता है। दोस्तों, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्वालियर शहर में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई रहे हैं तो वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपनी वक्तित्व कला की वजह से, अपने कूटनीति की वजह से, अपने पड़ोसी देशों के प्रतिनिधि, विपक्ष के और सभी दलों में जो उनका सम्मान था, जो भारतीय राजनीति में उन्होंने गरिमामय पद हासिल किया था, जिनके बारे में कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी अजात शत्रु हैं, यानी कोई शत्रु उनसे जीत नहीं सकता। तो ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व वाले अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक स्मारक की मांग मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता काफी समय से कर रही थी। और उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन का काफी सारा वर्ष का संबंध रहा है ग्वालियर से। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि आवंटित कर दिया है ताकि ग्वालियर में अटल स्मृति स्मारक का निर्माण हो सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किस जगह पे एक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। दोस्तों, अब आइए हम कुछ साइंस के सवाल को लेते हैं जो कंपटीशन के, जनरल कंपटीशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं साइंस के लिए भौतिक राशियों से। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे समय, दूरी, चाल, गति, ये सारी की सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। न्यूटन, ये भी यानी बल, ये भी एक भौतिक राशि है। मोमेंटम एक भौतिक राशि है। इसके अलावा एक्सेलरेशन एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियां, ऊर्जा एक भौतिक राशि है। तो दोस्तों, भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन भौतिकी में यानी फिजिक्स में जो
ये क्वांटिटीज हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो फंडामेंटली 7 ही हैं। यानी टोटल कितनी भौतिक राशियां हैं? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 है। ये याद रखिएगा। अब ये 7 भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के बारे में तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उनका एसआई यूनिट भी बताते चलेंगे। जैसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है लेंथ, जिसका एसआई यूनिट है, यानी इसका मेजरमेंट करते हैं एसआई मात्रक में हम मीटर के द्वारा। दूसरा है मास, जिसे हम किलोग्राम में मापते हैं। तीसरा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम, जिसको हम सेकंड में मापते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। पांचवा है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसे एसआई यूनिट में केल्विन में मापते हैं। दूसरे यूनिट्स में हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में हम केल्विन में मापते हैं। उसके बाद छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा, इसे मोल में मापा जाता है। और सातवां है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला में मापते हैं। तो दोस्तों, ये है टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी 7 मूल भौतिक राशियां। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब मिलते हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स के